पमीवा खुद ही एक मैतेई थे, लेकिन कुछ समय बाद वह हिंदू रिलीजन अपना लेते। लेकिन वहाँ का माहौल सैमसंग के खराब व्यवहार से और ज्यादा खराब हो जाता है। किंगडम ऑफ बर्मा मल्टीपल टाइम मणिपुर पर अटैक करता रहता है। गवर्नमेंट ने उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया और इंडिया ने इनको तभी छोड़ने को कहा जब यह इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा। कुकी ट्राइब्स के जो चीफ होते थे वो एक राजा जितना पावरफुल होते थे। इंडिया के अंदर कौन एसटी कैटेगरी में होगा और कौन एसटी कैटेगरी में नहीं होगा यह प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। इन सबको मिलाकर हमें एक ग्रेटर नागालैंड कंट्री बनाना। इसके बाद से इम्फाल के प्रोटेस्टर्स ने असेंबली में आग लगा दी। दूसरी तरफ हमारे देश की गोदी मीडिया जो दिन रात टीआरपी पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती रहती है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हुआ है आज के डेट में सबको पता है। हर कोई जानता है कि मणिपुर में क्या क्या हो रहा है, और अगर आप नहीं जानते हो तो इस चैनल पर अपलोडेड इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हमने बात किया है मणिपुर के वायलेंस के बारे में। मणिपुर में कितने अत्याचार किए जा रहे हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, मार्केट को जलाया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस फाइल कराई जा रही हैं। मणिपुर की महिलाओं को विदाउट क्लॉथ के पूरे मार्केट में घुमाया जा रहा है। मणिपुर में ऐसी शर्मनाक इवेंट देखी जा रही है कि आप सोच नहीं सकते हो। मणिपुर में इतने सारे भयंकर तरीके से वायलेंस होने के बाद भी मणिपुर की सरकार आखिर चुप क्यों है? क्यों मणिपुर की सरकार इस वायलेंस को रोकने की बजाय इस वायलेंस पे अपनी अहम भूमिका निभा रही है? मणिपुर के वायलेंस के मुद्दे पर ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूं कि कैसे वहां की सरकार एक्शन ले रही है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मणिपुर के दो ट्राइब्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर हो क्यों रहा है, क्यों मणिपुर में यह दोनों ट्राइब्स एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। ये है मणिपुर और इसके पास है असम, म्यांमार, मिजोरम और आंध्र प्रदेश। मणिपुर इन चारों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इस मणिपुर में ये जो मैप आप देख रहे हो, जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, वहां पर कुकी ट्राइब्स के लोग रहते हैं। और जो बीच में जो प्लेन वाला मैदान देख रहे हो उसे इम्फाल वैली कहा जाता है, और वहां पर मितेई लोग रहते हैं। मितेई लोग पूरे मणिपुर की पॉपुलेशन का 51% है, लेकिन पूरी स्टेट का 10% लैंड वो ओन करते हैं। और वहीं पर कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग जो पूरी पॉपुलेशन का 40% है, लेकिन पूरे स्टेट का 90% लैंड यही ओन करते हैं। और आज हम जिसे मणिपुर के नाम से जानते हैं वो पहले कांगलाई पाक कहलाता था, और उस समय कांगलाई पाक के राजा थे पमीवा। पमीवा खुद ही एक मैतेई थे, लेकिन कुछ समय बाद वह हिंदू रिलीजन अपना लेते हैं और अपना नाम पमीवा से चेंज करके गरीब नवाज रख देते हैं। इन्होंने मणिपुर में 39 सालों तक रूल किया था। उनके शासन में मणिपुर का एरिया ईस्ट में इरावदी नदी से लेकर वेस्ट में कछार और त्रिपुरा तक फैला हुआ था। किंगडम ऑफ बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, किंगडम ऑफ बर्मा के एक राजा थे अवालेइमा। इनकी शादी मणिपुर के राजा पमीवा की सिस्टर से हुई थी। बर्मा के जो राजा थे वह पमीवा की सिस्टर के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे, जिससे कि पमीवा के पिता ने मरने से पहले अपने बेटे से बदला लेने को कहा था। उसके बाद से कुछ समय तक पमीवा तो शांत रहे, लेकिन बर्मा के डेलीगेशन सैमसोक अपनी आर्मी के साथ मणिपुर पहुंचते हैं एक मितेई ट्राइब के लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन वहां का माहौल सैमसंग के खराब व्यवहार से और ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद से बर्मा के राजा का सामना मणिपुर के राजा के साथ होता है, और इस वार में मणिपुर जीतता है और पूरे बर्मा पर अपना कंट्रोल जमा लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि पमीवा की डेथ 1751 में हो जाती है, और जब उनकी डेथ होती है तब मणिपुर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और इसका फायदा उठाते हुए किंगडम ऑफ बर्मा मल्टीपल टाइम मणिपुर पर अटैक करता रहता है और छोटे छोटे एरियाज कब्जा करता रहता है, और फाइनली धीरे धीरे पूरे मणिपुर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब मणिपुर के राजा की डेथ होती है उसके अगले 5 सालों तक पूरे मणिपुर में अत्याचार किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। और तब उसके बाद से मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगते हैं। ब्रिटिशर्स के लिए मणिपुर एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर थी, और इसलिए ब्रिटिशर्स मान भी जाते हैं इस बात को, और लगातार 2 सालों की लड़ाई लड़ने के बाद पूरे मणिपुर से बर्मा को भगा देते हैं और पूरे मणिपुर पर इनडायरेक्ट रूल करते हैं। जब पहली बार ब्रिटिश रूल आया पूरे मणिपुर में, तब मैदान वाले इलाके को हिल वाले इलाकों से अलग कर दिया। इसके बाद से स्टोरी में ट्विस्ट आती है। अब जो वॉर था वो मणिपुर के कुकी ट्राइब्स और ब्रिटिश के बीच में शुरू हो जाती है। बारी आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जब पूरी दुनिया के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तब ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत में कई आर्मी को हायर करना शुरू कर दिया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस समय मणिपुर के राजा थे चूरा चांद सिंह। इनको ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिया कि इस वार में कुछ नॉन कॉम्बानेंट फोर्स सप्लाई करे। यहाँ पर नॉन कॉम्बानेंट का मतलब यह है कि लड़ने वाली फोर्स। यहाँ पर जो नागा ट्राइब्स के लोग थे उन्हें ऑलरेडी इस वार में ले चुके थे। ब्रिटिशर्स के इंपीरियल आर्मीज लेबर कोर, उसमें नागा ट्राइब्स के लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। रोड बनाने के लिए, लगेज कैरी करने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, इन सारी सर्विसेज के लिए इस वार में नागा ट्राइब्स
के लोगों को इंक्लूड कर रखा था और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुकी ट्राइब्स के लोगों को भी इस वार में इन्वॉल्व होने को कहा, लेकिन कुकी ट्राइब्स के चीफ ने साफ मना कर दिया इस वार में जाने के लिए। कुकी ट्राइब्स के जो चीफ होते थे वो एक राजा जितना पावरफुल होते थे और उन्होंने मना कर दिया कि हम लेबर सप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को इस वार में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। और फिर उसके बाद से 1917 में कुकी ट्राइब्स के चीफ ने वार डिक्लेयर कर दिया, जिसे आज हम लोग एंग्लो कुकी वार के नाम से भी जानते हैं। इस वार में कई लोग मारे गए थे, ब्रिटिशर्स आर्मी भी मारी गई थी और कुकी ट्राइब्स के लोग भी मारे गए थे। जब इस वार में कुकी ट्राइब्स की हार हुई तब कुकी ट्राइब्स के लोगों को लेबर की सजा दिया गया। अगले 5 सालों तक ये ब्रिटिशर्स के नीचे लेबर का काम करेंगे, उनके नीचे काम करेंगे। इसके बाद से अगस्त 1947 में ब्रिटिशर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं इंडिया से। 1949 में मणिपुर के राजा बौद्ध चंद्र सिंह किसी काम से शिलांग आए थे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें हाउस अरेस्ट में डाल दिया और इंडिया ने इनको तभी छोड़ने को कहा जब यह इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा। इस मर्जर एग्रीमेंट के बाद से दोनों ट्राइब्स के बीच की दरारें और ज्यादा गहरी हो गई। इस नए सिस्टम के अनुसार हिल में रहने वाले कुकी ट्राइब्स के लोग शेड्यूल्ड एरियाज में आ गए और इम्फाल वैली में रहने वाले मीतेई लोगों को हिल वाले एरिया में बसने से मना कर दिया गया कि वो हिल वाले एरिया में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और ना ही वहां पर अपने घर बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो हिल्स में रहने वाले ट्राइब्स थे वो पूरे मणिपुर में कहीं पर भी अपनी जमीन खरीद सकते हैं, यानी कि इम्फाल वैली में भी अपनी जमीन खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक चीज जानना पहले बहुत जरूरी है कि जब मणिपुर ब्रिटिश के कंट्रोल में आया था तब ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसकी बात अभी मैंने पहले इस वीडियो में करी है। और जब इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो उसमें भी यही कहा जाता है कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स इम्फाल वैली को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे वैसे ही हम इम्फाल वैली को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लेंगे और हिल वाले इलाकों को छोड़ देंगे। तो जब मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ था तो सबसे पहले इंडिया लेकर आया लैंड रिफॉर्म एक्ट मणिपुर के अंदर। इसके बाद से मणिपुर में दूसरी चीज यह हुई कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 342 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कौन एसटी कैटेगरी में होगा और कौन एसटी कैटेगरी में नहीं होगा यह प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। तो इसके बाद से बेसिकली हुआ क्या कि जो इम्फाल में रहने वाले मीतेई ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें एससी ओबीसी कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन एसटी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो हिल्स में रहने वाले कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें एसटी कैटेगरी में रखा जाता है। अब इससे कुछ टाइम बाद बेसिकली होता क्या है कि जो हिल्स में रहने वाले नागा ट्राइब्स थे उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए। यहाँ पर ग्रुप बनाने का मतलब यह था कि जो नागा ट्राइब्स के लोग थे उनका कहना था कि हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, बस ये जितने भी नागास एरियाज हैं जहाँ पर नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं जैसे कि असम, म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, इन सबको मिलाकर हमें एक ग्रेटर नागालैंड कंट्री बनाना है। और यहाँ पर ये लोग पूरे देश की बात कर रहे थे, स्टेट की बात नहीं कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इस ग्रुप का इस्तेमाल करके म्यांमार और इंडियन गवर्नमेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया। और उनकी देखा देखी दूसरी तरफ कुकी कम्युनिटी के लोगों ने भी अपना एक ग्रुप बनाया, कुकी स्टेट डिमांड कमेटी। इन्होंने कहा कि हमें भी अपना एक कुकी लैंड चाहिए, लेकिन इनका कहना यह था कि हमें एक अलग देश नहीं चाहिए, हमें इंडिया के अंदर ही एक अलग स्टेट मिल जाए जिसमें जो सारी कुकी ट्राइब्स के लोग हैं वो मेजोरिटी में रहें। और उसके बाद से होता क्या है कि जो कुकी और नागा ट्राइब्स के लोग थे वो धीरे धीरे आपस में भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वैली में रहने वाले मीतेई लोग थे वो वैली वर्सेस हिल्स की लड़ाई लड़ते थे। तो इस लड़ाई में नागा और कुकी ट्राइब्स एक हो जाते थे। इसी को लेकर 1993 में भी वायलेंस देखा गया था, जिसमें एक दिन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हजारों से ज्यादा कुकी ट्राइब्स के लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जाता है। वैसे तो मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन आमतौर पर मणिपुर को वैली और हिल में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद से 1970 के दशक में मेतेई लोगों की डर लगने लगा कि कहीं उनका मेतेई एरिया और छोटा ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट का 10% जमीन ही ओन कर रहे थे। इसके बाद से मेतेई लोगों ने एसटी कैटेगरी में शामिल होने के लिए अपनी मांग शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद से सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। 1993 में जो प्रोटेस्ट देखा गया था, इसके बाद से साल 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने नागालैंड को छोड़कर बाकी कई अदर स्टेट्स में इस प्रोटेस्ट को रोकने का फैसला लिया था। इसको लेकर भी पूरे मणिपुर में वायलेंस देखी गई थी। इसके बाद से इम्फाल के प्रोटेस्टर्स ने असेंबली में आग लगा दी, कई तोड़फोड़ किया गया वहां पर, और धीरे धीरे एसटी कैटेगरी की मांग प्रोटेस्ट में बदल गया। क्योंकि मेतेई ट्राइब्स के लोगों को यह डर था कि अगर ग्रेटर नागालैंड देश बना तो उनके मणिपुर का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो श्रिंकिंग हो जाएगा, और इसीलिए पूरे मणिपुर में इतनी डेंजरस वायलेंस देखने को मिली। म्यांमार में जो कुकी जोमी ट्राइब्स के लोग रहते हैं वो भी मणिपुर के कल्चर्स, लैंग्वेज, इन सब को मानते हैं और इसीलिए वो हमेशा मणिपुर में आते जाते रहते हैं। लेकिन साल 2006 से साल 2012 के दौरान मणिपुर में मीतेई ट्राइब्स के लोगों ने इनर लाइन परमिट की मांग उठाई, जिसके तहत जो बाहरी कंट्री से लोग बिना परमिशन के मणिपुर में आते थे उन पर आने से रोक लगा दिया गया। फेडरल ऑफ रीजनल इंडिजिनस सोसाइटीज ने यह दावा किया कि मणिपुर की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट 1941 से 1951 में 12.8% थी और यह बढ़कर 1951 से 1961 तक
5.04% हो गई। लेकिन जब इनर लाइन परमिट एक्सपायर हुआ तो यही ग्रोथ रेट 1961 से 1971 तक 37.56% तक हो गई। मैतेई लोगों का कहना है कि सरकार मणिपुर के अंदर ऐसे ऐसे नियम ला रही है कि हिल्स में रहने वाले लोग वैली की जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन वैली में रहने वाले लोग हिल्स में जमीन क्यों नहीं खरीद सकते हैं। इम्फाल की एक सिटी है नोनी, वहां पर रेलवे स्टेशन बनाने को कहा जाता है। इस नए रेलवे प्लान के अनुसार यह प्रोजेक्ट 137 पुलों के साथ पूरी होगी और 141 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा गर्डर पुल बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $1753 मिलियन है। जब इसकी खबर पूरे मणिपुर में फैलती है तो वायलेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। 30 जून को टुपुल रेलवे स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक भारी मात्रा में लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसमें एक ही दिन में 61 लोग मारे गए और 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साल 2015 में जब वैली के मैतेई लोगों ने इनर लाइन परमिट की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट किया था, तो इसी समय चूराचांदपुर में इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में उतनी ही भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देखा गया था, जिसके बाद से सरकार ने ही यह कहा कि यह बात स्टेट डिसाइड करेगी कि कौन मणिपुर है और कौन मणिपुर नहीं है। और दूसरे में यह कहा गया कि एक इंसान स्टेट में जमीन का मालिक तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट मणिपुरी के रूप में उनकी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर दे। कुकी मैतेई के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट में पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में 9 लोग मारे गए, जिसमें एक 10 साल का छोटा बच्चा भी था। प्रोटेस्टर्स ने हेल्थ मिनिस्टर फुंगजाथन टेंसिंग के घर को आग से जला दिया और इस समय तक प्रोटेस्ट अपने असली रूप में पहुंच चुका था। इस समय कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा ज्यादातर फॉरेस्ट एविक्शन और मैतेई लोगों के एसटी कैटेगरी में शामिल होना है, लेकिन इसके अलावा भी यह दोनों ट्राइब्स के लोग कई अलग अलग मुद्दों को लेकर भी आपस में लड़ते रहते हैं। साल 2020 में जब केंद्र बिगिन ने 1973 के बाद से पहली बार डेलिमिटेशन प्रोसेस शुरू किया था, तब मैतेई कम्युनिटी और कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई में पार्टी के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए जो पॉपुलेशन के आंकड़े हैं वो बिल्कुल गलत हैं, इसमें सही से लिखे नहीं गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल ग्रुप के लोगों का कहना है कि वो स्टेट का 40% पॉपुलेशन हो गए हैं, लेकिन 40% पॉपुलेशन होने के बाद भी असेंबली में उनके बहुत कम प्रतिनिधित्व हैं। फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद से चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई। कई लोग म्यांमार की तरफ शक करते हैं कि वहां से लोग भागकर चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गए। जब भी बाहरी लोगों का सवाल उठता है तो सबसे पहले चूराचांदपुर की तरफ उंगली उठाई जाती है। मणिपुर में जो जातीय वायलेंस देखने को मिली उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैतेई और कुकी कम्युनिटी के लोगों को एक साथ रहना सीखना चाहिए, न कि एक दूसरे के विरुद्ध। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की गोदी मीडिया जो दिन रात टीआरपी पाने के लिए हिंदू मुस्लिम करती रहती है, किसी भी वायलेंस पे हल्का सा हिंदू मुस्लिम का नमक छिड़क दो और फिर देखो इनकी व्यूज, इनकी टीआरपी किस लेवल तक जाती है। एक पिक्चर हमारे पास आई है जो इन गोदी मीडिया की रियलिटी को जाहिर करता है। देखिए इस पिक्चर को, इसमें आपको क्या दिख रहा है। इस पिक्चर में एक आदमी है जो अपने हाथ में हथियार लिए दूसरे आदमी की जान लेने पर तुला हुआ है और वहीं पर दूसरा आदमी अपनी जान बचाकर भागने में लगा हुआ है। अगर आप इस इमेज को देखोगे इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस इमेज को पूरा देखिए। यह है हमारे देश की मीडिया, ये दिखाना ये चाह रही है कि ये देखो जो आदमी भाग रहा है वही इस पर अटैक करने वाला है। ये तो पूरा उल्टा हो गया। अल जजीरा की इस आर्टिकल को देखिए कि इंडिया के कुछ फेमस यूट्यूब न्यूज चैनल्स गलत न्यूज फैलाती हैं जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता है। आप खुद ही सोचो कि ऐसे न्यूज किस प्रकार धारणाओं और विचारों को आकार दे सकते हैं, खास करके जब चुनाव का मौसम चल रहा हो तब। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेजेंट टाइम में मणिपुर की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। आगे जैसे जैसे वायलेंस बढ़ती है तो हो सकता है कि आगे और भी हम ऐसे ऐसे वीडियोज लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।